चलिए, गुड इवनिंग सभी को। और बेटा लीला कुमारी गुड इवनिंग, ब्रैंची कुमार नमस्ते, संजीत कुमार, पूजा कुमारी, राजेंद्र कुमार, विक्की कुमार गुड इवनिंग सबको, है ना। चलिए जल्द से जल्द लाइव क्लास से जुड़े बेटा, ताकि हम आगे पढ़ाएं आप लोग को, है ना। नहीं आया, चलिए गौ करेंगे। तो आज का सेट नंबर 2, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है, गौर से सुनेंगे सब लोग। पहला क्वेश्चन हम शुरू कर दें। किस, हाँ यहां पर समझेंगे हम लोग। एक मिनट बेटा, ये क्या हो रहा है। हाँ देखिए, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया। गौ करेंगे, किस चोल शासक ने, चोल शासक का चर्चा कल भी किए थे हम। चोल वंश की स्थापना किसने की? विजयालय। चोल वंश के रहना किस, चोल वंश की स्थापना किसने की? विजयालय ने। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर। इसकी राजधानी कहाँ बेटा? तंजौर। गौ करेंगे, ये सबको पता है, ये जानते हैं। किस चोल शासक ने, चोल वंश के कई राजा हुए, जैसे प्रांतक प्रथम, विजयालय, आदित्य प्रथम, राजा राज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग प्रथम। आपको कई राजा हुए, चोल वंश के कई राजा हुए। चोल वंश के किस शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए, भू राजस्व के मतलब भूमि पर टैक्स, जमीन पर टैक्स निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया, माने भूमि को जांच करवाया। किस लिए? लगान की वसूली के लिए। लगान मतलब भूमि पर टैक्स। तो ये चोल वंश का राजा था, वो जो करवाया वो था राज राजा प्रथम। कौन था बेटा? राज राजा प्रथम। चोल वंश के शासक राज राजा प्रथम ने आपको भूमि पर टैक्स का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण करवाया, कहां पर कितना भूमि है। वो कौन था? राज प्रथम। राज प्रथम, कहीं राजा राज प्रथम भी रहेगा। राजा राज प्रथम ने ही आपको राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजेश्वर मंदिर, उसी को बोलते हैं बृहदेश्वर मंदिर। राजेश्वर मंदिर कहिए या बृहदेश्वर मंदिर कहिए, दोनों बेटा एक ही है, जिसका निर्माण चोल वंश के राजा राजा प्रथम ने करवाई थी। तंजौर में राजेश्वर मंदिर, आपको राजेश्वर मंदिर ध्यान देंगे, राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर है ना, राजेश्वर मंदिर बेटा, या बृहदेश्वर मंदिर, या बृहदेश्वर, बहुत जोर पड़ता है यार, संभालने में हो रहा। बृहदेश्वर मंदिर, ये दोनों का निर्माण करवाया था कौन? आपको राज प्रथम ने। दोनों नहीं बल्कि दोनों एक ही है, राजेश्वर मंदिर कहिए या बृहदेश्वर मंदिर कहिए। ये मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। शिव भगवान, ये मंदिर है आपको शंकर जी का। तो ये जो मंदिर है आपको शिव को समर्पित है। कथा कि 13 मंजिला है। जो बृहदेश्वर मंदिर है वो 13 मंजिला, और उसका जो ऊपरी चोटी है वो 20 टन का बना हुआ है। ऊपरी चोटी का वजन 20 टन, बुक कहता है ऐसा। इसका प्रशंसा एक इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने की है। बृहदेश्वर मंदिर का बड़ाई किया है वो पर्सी ब्राउन, दा देंगे, गौ करेंगे। तो ये जान जाइए, राज प्रथम ने ही भूमि पर लगान का निर्धारण करने के लिए आपको सबसे पहले भूमि का जांच करवाया, सर्वेक्षण में जांच करवाया। चलिए आगे चले हम लोग बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक है कि एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर। देखिए, एक एलोरा का गुफा है, एक अजंता की गुफा है। आदमी फंस जाता है यहां पर, बता देंगे। कहता है तो एलोरा भी कर्नाटक में और अजंता भी कर्नाटक में। अजंता की गुफा में का भी नाम सुनोगे, एलोरा का भी। तो एलोरा की गुफा में आपको 34, हाँ एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर, इसमें 34 को आपको वहां पर जान देंगे। आपको 34 गुफाओं का मंदिर है एलोरा का मंदिर जो है, वो करेंगे। ये जो बना था एलोरा का मंदिर जिसमें 34 गुफा है, वो इसका निर्माण हुआ था बेटा
आपको 700 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी के बीच, 700 से 800 के बीच, 700 ईस्वी से 800 के बीच। एलोरा, एलोरा एक जगह है महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा में जो मंदिर बनाए गए, हालांकि 34 मंदिर बनाए गए थे वो विभिन्न गुफाओं में, आपको ये महाराष्ट्र में है, लेकिन आपको अजंता की गुफा में आपको 29 गुफाओं में आपको कुछ न कुछ चित्र बनाया गया था। बात को समझिए, आपको एलोरा के 34 गुफाओं में कुछ न कुछ बनाया गया, लेकिन अजंता के 29 गुफाओं में कुछ न कुछ बनाया गया। दोनों में अंतर है। एक है अजंता की गुफा, अजंता की गुफा में, अजंता के कितना गुफा में, अजंता के 29 गुफा में, गुफा समझते हैं सब लोग, आप लोग गुफा समझते हो बेटा, पहाड़ के अंदर जो खोह होता है वही गुफा। तो अजंता की गुफा में 29 गुफाओं में आपको कोई ना कोई चित्र बनाया गया, ठीक है। और एलोरा की गुफा में कितना, 34, एलोरा के 34 गुफाओं में कुछ ना कुछ मंदिर बनाया गया। चलिए एलोरा, तो करा कि एलोरा का जो मंदिर का निर्माण हुआ था ये 700 से लेकर के 800 ईस्वी में, और अजंता की गुफा का जो निर्माण हुआ था गुप्त काल में, जिसका पीरियड है 320 से लेकर के 500 ईस्वी तक, वो गुप्त काल में जानेंगे। अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, वो करेंगे। इसका निर्माण आपका एलोरा वाला जो हुआ, ऐसे कहा जाता है कई शासकों के शासन काल में हुआ, पाल शासकों के समय में हुआ, चालुक्य के समय में हुआ। तो दोनों में अंतर समझे, यहाँ कंफ्यूजन है बेटा, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। एलोरा कहते हैं तो एक बात और याद आती है, एक है एलोरा का कैलाश मंदिर, एक है बेटा एलोरा का कैलाश मंदिर, एगो है कांची का कैलाश मंदिर। पूछता है आदमी कंफ्यूज कर जाता है। एक है एलोरा का कैलाश मंदिर, बहुत दिक्कत है यार, एलोरा की कैलाश मंदिर, एक है आपको कांची का कैलाश मंदिर। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। एक है कांची का कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर जैसे ही लिखते हैं तो आपको लग रहा कि शंकर भगवान का मंदिर होगा ही। चलिए, एक एलोरा का कैलाश मंदिर है और एक कांची का कैलाश मंदिर है। एक कांची का, एलोरा कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र में। एलोरा कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब कांची कहाँ है, तमिलनाडु में। कांची कहाँ है, तमिलनाडु। इसी को कांचीपुरम भी कहते हैं, कांची को ही कांचीपुरम। तो गौ करेंगे, कांची के कैलाश मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण बेटा बड़ा प्रेम से सुनिएगा, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लव वंश का प्रतापी राजा, पल्लव वंश नाम सुनोगे, वही पल्लव वंश जिसकी स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, सिंह विष्णु, याद रखिएगा, पल्लव वंश वो करेंगे। और उसकी राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कहां थी, कांचीपुरम। पल्लव वंश के राजा जानेंगे, पल्लव वंश के राजा आपको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर बनाया। लेकिन आपको जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, लेकिन जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो करेंगे, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने की थी। एक था राष्ट्रकूट वंश, एक था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंती दुर्ग, ऐसे लिखाएगा, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंती दुर्ग। तो गौ करेंगे, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा आपको कृष्ण प्रथम ने की थी। दोनों में अंतर समझिएगा, एक एलोरा का कैलाश मंदिर है, एक कांची का कैलाश मंदिर है। दोनों में अंतर समझ गए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण आपको कृष्ण प्रथम ने की। कौन प्रथम, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम किस वंश के राजा, आपको राष्ट्रकूट वंश के राजा। कौन वंश का, राष्ट्रकूट वंश का, है ना। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम, नहीं नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन पूछा गया है, जितना भी हम बोल रहे हैं बेटा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये किस वंश के राजा थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय, पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी कहां थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम कहां है? तमिलनाडु में। चलिए, तो जो एलोरा एलोरा के 34 गुफाओं में, एलोरा के जो 34 गुफाओं में, हाँ, एलोरा के जो 34 गुफाओं में जो मंदिर बनाए गए थी, वो बनाई गई थी 700 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी। अजंता की कितना गुफा में? 29 गुफाओं में जो बनाई गई थी मंदिर, वो करेंगे वो गुप्त काल में, या 320 से लेकर के 500 ईस्वी। क्या बात को समझ गए? ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए गौर से सुनिएगा, सबको हम बताएंगे आपको। हम आगे देखिए, किस चालुक्य शासक ने, आपको किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड, चोल, चेर, पांड का चर्चा बार बार कर रहे हैं हम। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है बेटा? सिंह, सिंह या शेर। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह सिंह या शेर। आपको चेर का धनुष और पांड का मछली, आपको 3-4 बार बोल चुके हैं, ईमानदारी से सुने होंगे तो याद हो गया होगा। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह है सिंह या शेर, देंगे। चेर का है, चेर का है धनुष और पांड का है मछली। क्या हुआ? पांड का मछली। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है कि आपको किस चाल, हाँ यहां कह रहा है, यहां बात को समझेंगे कि किस चालुक्य शासक ने, आपको किस चालुक्य शासक ने चेर, मैं चालुक्य वंश के कौन सा राजा ने, चालुक्य वंश का नाम सुने हैं? चालुक्य वंश एगो बतापी है, एगो चालुक्य वंश बेंगी है, एगो चालुक्य वंश कल्याणी है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। चालुक्य वंश तो नाम सुनोगे बेटा, चालुक्य वंश की 3 शाखा है। चालुक्य वंश 3 जगहों पर शासन कर रही थी। चालुक्य वंश जो बतापी में शासन कर रही थी, बतापी कर्नाटक में है। चालुक्य वंश की जो शाखा बतापी में शासन कर रही थी, उसको चालुक्य वंश बतापी कहा जाता है, जिसकी स्थापना जयसिंह ने की थी। चालुक्य वंश बतापी की स्थापना जयसिंह। चालुक्य वंश बतापी का मतलब समझ गए? चालुक्य वंश की जो शाखा बतापी में शासन कर रही थी, वो चालुक्य वंश बतापी कहलाया। चालुक्य वंश की जो शाखा बेंगी में शासन कर रही थी, बेंगी, बेंगी आंध्र प्रदेश में है। चालुक्य वंश की जो शाखा बेंगी में शासन कर रही थी, उसको चालुक्य वंश बेंगी कहा गया। चालुक्य वंश बेंगी की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। एक है चालुक्य वंश कल्याणी, जो कल्याणी में शासन कर रही थी, वो चालुक्य वंश कल्याणी कहलाया। और कल्याणी कहाँ? ये भी आपको आंध्र प्रदेश में ही है। तो चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना जो किए थे वो तैलप द्वितीय, चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। तो चालुक्य वंश की 3 शाखा थी, तीनों शाखा का मतलब समझ गए होंगे। अब तीनों शाखा की स्थापना किसने की ये बता दिए। तो कहां गए? ये क्लियर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ यहां देखेंगे सब लोग। हाँ, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल और पांड को हराया? चालुक्य वंश के कौन सा राजा तीनों को हराया? चेर शासक को भी, चोल शासक को भी और पांड को भी हरा कर करके तीनों समुद्रों पर अधिकार कर लिया। कौन कौन समुद्र है? बंगाल की खाड़ी पर, हिंद महासागर पर, अरब सागर। देंगे तो ही कहा कि चालुक्य वंश का कौन ऐसा राजा था जो चेर, चोल और पांड तीनों को हराया, हरा कर करके आपको तीनों समुद्रों पर अधिकार कर लिया और तीनों समुद्रों का स्वामी बन गया। और 3 समुद्र कौन कौन? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा गया। वो था चालुक्य वंश के राजा। दा देंगे आपको, गौ करेंगे यहां पर गलती किया है, ये विक्रमादित्य फर्स्ट होगा, ये विक्रमादित्य फर्स्ट है बेटा। आपको चालुक्य वंश के राजा जो विक्रमादित्य फर्स्ट थे, विक्रमादित्य फर्स्ट थे, ध्यान देंगे, वहीं आपको तीनों को हराया, चेर, चोल, पांड को हरा कर करके तीनों समुद्रों पर अधिकार कर लिया, है ना। मतलब उसमें जो व्यापार होता था उस पर अधिकार इनका था, विक्रमादित्य फर्स्ट का। क्लियर? आंसर विक्रमादित्य फर्स्ट होगा बेटा। क्या कोई दिक्कत? चालुक्य वंश के राजा थे, देंगे सबको पता है। सब पुलकेशिन द्वितीय भी चालुक्य वंश के राजा, इसमें जितना भी है आपको चालुक्य वंश के राजा था। आगे चलिए, अब देखेंगे। हाँ, कुछ लोग आंसर भी दे रहे थे। आपको तीसरा काशी विक्की कुमार और कोई नहीं। चलिए, और शंभू कुमार कह रहे कि बैच समाप्त हो गया सर जी। शंभू कुमार, बैच बेटा आपको समाप्ति हो गया,
इसमें आपको क्लास नहीं कर रहे हैं आपको टोटल जितना भी मेन टॉपिक था, अब बचल कौन है, आपको छोटमुटवा टॉपिक जैसे यादव वंश 2-3 वाला, तो हम मेरा जो कुछ टॉपिक जो 3-4 को बतावा छोटा छोटा वाला, उसका क्वेश्चन डाल करके ही बेटा समझा देंगे। बाकी मेन टॉपिक सब पढ़ा दिए हैं आपको, वो करेंगे, जान जाइए। और जो छोटा मोटा वाला बेटा इसमें क्वेश्चन डाल कर करके उसके बारे में, क्योंकि एक टॉपिक जो उसमें 3-4 वो चीज बताना ही है, तो आपको इसमें डाल करके उसको बेहतर ढंग से समझा देंगे हम, इसलिए चालू भी किए हैं आपको। चलिए गौ करेंगे, कहां चल गया। हाँ, अब देखिए आपको ध्यान देंगे, कायस्थों का एक जाति के रूप में, आपको कायस्थों का एक जाति के रूप में, हाँ, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहां मिलता है, ये कई बार बोलते रहते हैं। कायस्थों का, कायस्थ एक जाति होता है, लाला जी कहते हैं बेटा, कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख मिला है याज्ञवल्क्य स्मृति में। कौन स्मृति? याज्ञवल्क्य स्मृति। स्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है बेटा, कुल स्मृति 36 गो है। आपको कुल स्मृतियों की संख्या 36, जिसमें नारद स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, औसनम स्मृति, ढेरों स्मृति है, देंगे। तो आपको कुल स्मृति के गो 36 गो। सबसे प्राचीन स्मृति है मनु स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है बेटा? मनु स्मृति, जिसकी रचना मनु ने की थी, है ना। गो करेंगे तो गो करेंगे कायस्थों का जो उल्लेख है, सॉरी गलती टिक लग गया, औसनम स्मृति में कायस्थ को एक जाति के रूप में, 2 तरह का क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, आपका दोनों आंसर होगा। कैसे होगा सुनिए, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप ई मारेंगे, और किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ई मारेंगे। सही आंसर, इसका आंसर तो यही होगा सी, गलत टिक लग गया था आपका। कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख दे देंगे, कहां मिलता है? औसनम स्मृति में। लेकिन सबसे पहले कायस्थ शब्द का प्रयोग आपको किस स्मृति में किया गया था? उसमें जाति का पता नहीं था कि कायस्थ एक जाति है, तो सबसे पहले कायस्थ शब्द का प्रयोग सिर्फ आपको किया गया था याज्ञवल्क्य स्मृति में। और वो कायस्थ का मतलब एक लिपिक होता था, यानी ये भी कह सकते हो कि कायस्थ को एक लिपिक के रूप में उल्लेख है आपको किस स्मृति में की गई है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में। लेकिन कायस्थ को एक जाति के रूप में उल्लेख आपको औसनम स्मृति से मिलती है। क्लियर? यहाँ जाति पूछ रहा है, इसलिए औसनम मारे हैं आपका, ठीक है। तो गो करेंगे, बहुत सा सुरुचि कुमारी तुम हो कि जो हम मारते वही मार के झट से निकल जाती हो तुम। हाँ, गो करेंगे। चलिए, तो दोनों में अंतर समझ गए बेटा। तो स्वर पर सबसे पहले कायस्थ शब्द का प्रयोग किस स्मृति में? तो याज्ञवल्क्य स्मृति। लेकिन कायस्थ को एक जाति के रूप में उल्लेख औसनम स्मृति मिलता है। दोनों 2 तरह क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा सब लोग, है ना। आगे चलिए। अब आपको एक क्वेश्चन तो कल भी बताए हैं बेटा, आपको एक क्वेश्चन कल भी बताए हैं आपको। सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण की शैली, ये निर्माण की शैली है, और वो करेंगे, और इधर आपको कहां कहां ये शैली का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको हम बता चुके हैं कि ऐसे द्रविड़ शैली का प्रयोग आपको दक्षिण भारत में, कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में। ऐसे नागर शैली का जो प्रयोग किया जाता है, वो ऐसे नागर शैली का प्रयोग आपको उत्तरी भारत के हिमालय क्षेत्र में, ऐसे आपको बता दें, आपको कुछ कुछ जो है आपको बिंद से कृष्णा तक में की जाती है। लेकिन सही आंसर आप यही मारेंगे, आप इसमें कोई लफड़ा नहीं, कुछ कुछ यहाँ भी प्रयोग होता है। तो क्या करेंगे, कल इसका चर्चा किए थे आपको हम। ये जो है मंदिर बनाने की शैली है, और कोई भी मूर्ति बनाया जाता है कोई शैली में, जैसा मूर्ति बनाने की शैली है, ऐसी शैली कहाँ प्रयोग की जाती है, कल भी हम चर्चा किए हैं इसका। चलिए आ जाइए। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज का मंदिर अवस्थित है? लिंगराज का मंदिर आपको चर्चित है बेटा, आपको लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में है। लिंगराज का मंदिर कहाँ बेटा? भुवनेश्वर में, जिसका निर्माण आपको 14 गंगा देव ने की थी, जिनको ययाति केसरी भी कहा जाता है। 14 गंगा देव जो थे, आपको लिंगराज के मंदिर का निर्माण करवाए थे। आपको वो करेंगे लिंगराज का मंदिर का निर्माण, इन्हीं को ययाति केसरी भी कहा जाता है, ययाति केसरी। तो इस मंदिर का निर्माण आप उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था बेटा। इस शंकर भगवान का लिंगराज का मंदिर, ये सबको पता है।
और भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन है? भुवनेश्वर का वास्तुकार का कल चर्चा किए थे हम। भुवनेश्वर का वास्तुकार है क्रोनिस बर्गर। मैंने भुवनेश्वर शहर जो बसा था इसका डिजाइन कौन बनाया था? तो क्रोनिस बर्गर। क्रोनिस बर्गर भुवनेश्वर शहर का वास्तुकार बेटा कौन था बेटा? क्रोनिस बर्गर। कलकत्ता का वास्तुकार जॉब चारनाक। कलकत्ता का जो वास्तुकार था कौन? जॉब चारनाक। कल चर्चा किए थे लगता है कि आपको जॉब चारनाक है ना, आपको जॉब चारनाक। और चंडीगढ़ का नेकचंद, चंडीगढ़ का कार्बूजियर है बेटा, चंडीगढ़ का डी कार्बूजियर। और कहता है रॉक गार्डन का है नेकचंद। और दिल्ली के आपको दिल्ली में संसद भवन राष्ट्रपति भवन का है लुटियंस। दिल्ली के संसद भवन आपको इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार है लुटियंस। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कौन है? मिनोरू यामासाकी। मिनोरू यामासाकी चर्चा किए थे। आ जाइए अब इधर मिलाना है बेटा, ये ध्यान देंगे कि आपको किसका राजधानी कहां था। इधर है आपको वंश का नाम, इधर इसकी राजधानी कहां थी वो है बेटा, इधर राजधानी। तो वो करेंगे तो प्रतिहार वंश की राजधानी थी कनौज, और चंदेल का खजुराहो, परमार का धार, और सोलंकी का अनिलवाड़। एक गौ करेंगे, सबको पता है। एक गौ करेंगे, ए आपको धार मध्य प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ए यूपी में बेटा। प्रतिहार वंश की राजधानी, प्रतिहार वंश को ही परिहार वंश भी कहा जाता है। इधर वंश का नाम है, इस वंश की राजधानी कहां थी वो मिलान करना बेटा। तो प्रतिहार वंश की राजधानी थी कनौज, चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो, परमार वंश की राजधानी थी धार, और चलुक वंश की राजधानी थी अनिलवाड़, है ना। दो करेंगे, ये सबको पता है, ये जानते हैं। आंसर ए। आ जाइए, विक्रम संवत चर्चा किए थे हम। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। जानेंगे विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी में। और पता होगा हिजरी संवत की शुरुआत, हिजरी संवत की शुरुआत बेटा, हिजरी संवत की शुरुआत आपको 622 में। गुप्त संवत की शुरुआत 320 में, गुप्त संवत 320 में। शक संवत 78 ईस्वी में, शक संवत ध्यान देंगे। और हर्ष संवत, हर्ष संवत की शुरुआत हुई थी आपको 606 में। सब ईस्वी है, ये सब ईस्वी बेटा। गो करेंगे ईस्वी, तो गो करेंगे हिजरी संवत की शुरुआत, सब पूछा गया। हिजरी संवत की शुरुआत 622 में, गुप्त संवत की शुरुआत 320 में, शक संवत की शुरुआत शक है बेटा, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, हर्ष संवत की शुरुआत 606 ईस्वी में, और विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में। सब एक जगह कर दिए आपको हम, ये दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। आप मेहनत करेंगे। चलिए, और ये भी बताए थे, कल भी चर्चा किए थे आपको, हम छोड़ देते हैं आपको इसमें। आगे चलिए, यहां देखिए बेटा, यहां क्या कह रहा है देखेंगे सब लोग। आपको एक गौ करेंगे सब लोग बेटा, यहां मिलान कीजिए। यहां क्या कह रहा है, क्या सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इधर किताब का नाम है, इधर किताब किसने लिखा, लेखक का नाम है, यह रचनाकार का। इधर बेटा किताब का नाम लिखा हुआ है, मिलान करना है किसके लेखक कौन है। तो हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों के लेखक है बाणभट्ट बेटा। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, पता है कि नहीं? बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। वही हर्षवर्धन जिनके समय में चीनी यात्री हेनसांग आया था 629 में। हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग 629 ईस्वी में आपको हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है, और 645 तक रहा था। वही हेनसांग एक किताब लिखी थी सी यू की, हेनसांग ने ही एक किताब लिखी थी सी यू की, जानेंगे। तो हर्षचरित कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट, और नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के लेखक भर्तृहरि, और सूर्य शतक के लेखक हैं देंगे आपको मयूर, और प्रियदर्श का रत्नावली नागानंद के लेखक हर्षवर्धन। इसके लेखक हर्षवर्धन बेटा। प्रियदर्श का रत्नावली नागानंद,
तीनों के लेखक हैं हर्षवर्धन। और अब मिला लीजिए आप, तो इसके एक का चार भी तीनों में है, और दो का दो आ गया, यानी आंसर ए हो गया बेटा आपका, है ना। मिला लीजिए, यही चीज है बेटा आपका। तो किताब का नाम याद कर लेना आपको। ए आपको सबको पता कि हर्षवर्धन ने लिखी, सुर शतक मयूर ने लिखी, नीति शतक श्रृंगार शतक भक्ति शतक भर्तृहरि ने, हर्षचरित कदामरी बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। देखिए, आज भी भारत में हिंसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? अभी हम बोल रहे थे आपको, उसका जवाब इसमें है। हर्षवर्धन को आज भी याद करते हैं लोग। उसका किताब है CU की, जो भारतीय संग्रहालय में रखा हुआ है, वो मिलता है देखने को। इसमें हर्षवर्धन का नाम मिलता है। किसका? हिंसांग का। तो ये कहता आज भी भारत में हिंसांग को याद करने का मुख्य कारण है कि आज भी किताब को पढ़ते हैं CU की को, तो लोग उनका नाम आ जाता है, याद आते हैं लोग। तो CU की रचना जो अभी बोल रहे थे बेटा, CU की नामक पुस्तक की रचना किसने की? हिंसांग। हिंसांग कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री। इनको यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक मुनि भी कहा जाता है। शाक मुनि भी कहा जाता है। ऐसे शाक मुनि तो गौतम बुद्ध को भी कहा जाता है। पूछा किस चीनी यात्री को शाक मुनि कहा जाता है? तो हिंसांग को हुआंग त्वांग भी बोलते हैं। हिंसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक मुनि, ये कहा जाता है बेटा। किनको? हिंसांग को, जो कि 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया था और 645 तक भारत में रहा था। और कहा जाता है कि भारत आया था बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, और नालंदा विश्वविद्यालय में ये अपना दाखिला लिया था, एडमिशन करवाया था। आपको हिंसांग नालंदा विश्वविद्यालय में जो बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, वहां एडमिशन लिया। उस समय वहां के जो चांसलर थे, वहां के जो चांसलर थे बेटा, उनका नाम था शिलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय, जिस समय दाखिला लिया नालंदा विश्वविद्यालय में, तो वहां के चांसलर जो थे वो थे शिलभद्र। चलिए आगे चलिए। तो CU की जो किताब है, इसी को जब पढ़ता तो ये याद आते हैं भारत के लोगों को। आ जाइए। सर्वराजोचिता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि देखेंगे। सर्वराजोचिता, जिसका हिंदी होता है बेटा, गौर से सुनिएगा, कभी नहीं सुने होंगे, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। आपको पता होगा कि जब समुद्रगुप्त राजा बना था, आंसर समुद्रगुप्त होगा, इसका आंसर समुद्रगुप्त होगा बेटा। जब समुद्रगुप्त राजा बना था, तो राजा बनते ही समुद्रगुप्त गुप्त वंश का रहा था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का रहा था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कौन कहा था? B.A. स्मिथ ने। B.A. स्मिथ ने एक किताब लिखी है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस किताब में ये बताया गया है इनको, भारत का नेपोलियन। और आपको क्लियर कर दें कि समुद्रगुप्त बिना वादक था, बिना बजाता था। आपको समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही ये राजा बने थे, तो उत्तर भारत के आपको 8 क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और दक्षिण भारत के 12 क्षेत्रों पर, यानी जहां आक्रमण किए उस सब को जीतते गए। इसलिए सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला कहा गया। सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि किनको मिला? आपको समुद्रगुप्त को। क्लियर है? हाँ ध्यान देंगे। बहुत सा कोई ए मार रहा है, सी तो कोई जवाब नहीं दिया। ध्यान देंगे। अनुज कुमार, पूजा कुमारी, ध्यान देंगे। ए क्या 78 ईस्वी लिख रही होगी। अनुज कुमार ए लिखते हो, बिल्कुल गलत बेटा, अंदाजे मारते हो तुम। इसमें कोई लफा नहीं है, अंदाजे नहीं बेटा, विश्वास के साथ मारो, ज्यादा बेहतर होगा। तो इनको क्यों कहा गया समझ गए? चलिए बहुत अच्छा। ऐसे समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में आपको विक्रमांक भी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। विक्रमांक या कविराज समुद्रगुप्त को, या बिना बाधक कहिए, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में जो सिक्के चलाए, उस सिक्का पर इनको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तब इतिहासकार लोग अनुमान लगाए कि लगता कि समुद्रगुप्त बीना बजाता था। तो गुप्त वंश का एकमात्र राजा समुद्रगुप्त था जो बीना वादक था। ठीक है। बीना के बारे में कल भी चर्चा किए होंगे। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? बीना है। औरंगजेब बीना बजाता था,
लेकिन अकबर नकारा यानी नगाड़ा। ठीक है, आ जाइए। फिर कहता था तांबा का सिक्का। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? समझिए, यहां फंसिएगा सब लोग, आंसर दो बेटा सब लोग। देखते हैं कौन आंसर देता, हम कमेंट्स देखना चाहते हैं। आंसर दीजिए आप लोग। देंगे तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? जवाब दीजिए। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त राजा, गुप्त वंश का कौन ऐसा रहा था जो सबसे पहले तांबा का सिक्का चलाया? तांबा का, चांदी का नहीं, तांबा का। क्या देंगे? पूजा कुमारी सी, संजीत कुमार सी। तो ये बिल्कुल सही है, आंसर रामगुप्त होगा। तांबा का, चांदी का नहीं। गुप्त काल में चांदी के सिक्का को ऐसे रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी का सिक्का, ये तांबा है। गुप्त काल में चांदी के सिक्का को रूपक और सोना के सिक्का को दिनार। तो गुप्त वंश का एकमात्र राजा रामगुप्त था जो सबसे पहले तांबा का सिक्का चलाया। रामगुप्त। रामगुप्त जो था समुद्रगुप्त का बेटा, समुद्रगुप्त का दो बेटा, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तब बड़ा होता रामगुप्त। चलिए वो करेंगे, आगे चलिए। इसके संबंध में यह कहावत है, यह कहा जाता है कि जितने में एक हाथी लेट सकता है उतने जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। देखिए कहने का मकसद क्या है, आपको हम समझा देते हैं। आपको हम करा किसके संबंध में, इनमें से किसके संबंध में कहा जाता है कि जितने में एक हाथी लेट सकता है उतना जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा कावेरी डेल्टा होगा। ये क्या कह रहा सुनिए। आपको कावेरी जो डेल्टा है, माने कावेरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये तो जानते हैं कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ही डेल्टा का निर्माण होता है। और नदी के द्वारा जो मिट्टी लाया गया उपजाऊ होगा। नदी के द्वारा जो बहाकर जो मिट्टी लाई गई है बेटा, वो तो काफी उपजाऊ होगा। वो जलोढ़ मिट्टी होती है और सभी मिट्टियों में सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो अब देखिए, तो कावेरी डेल्टा कावेरी नदी के पानी से बना है। ये कावेरी नदी के पानी में जो गंदगी था उससे बना है, जलोढ़ मिट्टी है। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है तो इस क्षेत्र में अनाज काफी उपजेगा। जलोढ़ मिट्टी में अनाज ज्यादा उपजता है, काफी उपजाऊ होती हैं। तक वही कह रहा है कि यहाँ पर एक जो कावेरी डेल्टा का जो क्षेत्र है, जानेंगे इस क्षेत्र में आपको, इस क्षेत्र में एक हाथी जितना दूर में लेटता है उतना दूर में जो उपज होगी वो वह 7 आदमियों का पेट भर सकता है। माने इतना दूर, माने कि एक है कावेरी डेल्टा क्षेत्र बेटा, जानेंगे यहाँ पर एक हाथी इतना दूर में लेटता है। तो जितना दूर में लेटा उतना दूर में जो अनाज उत्पन्न होगा वह 7 आदमियों का पेट भर सकता है। क्लियर है? तो वो करेंगे, ये बातें कही गई हैं कावेरी डेल्टा के बारे में। कावेरी डेल्टा, ये हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे बेटा, इसमें कोई लफा नहीं है। वो करेंगे, आगे चले हम लोग। अब करा कि मिलाइए, इधर आपको वंश का नाम है, इधर उसकी राजधानी है, आपको मिलान करना है। तो सबको पता है, ये जानते होंगे, कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान, चेदी वंश की राजधानी कलिंग और शुंग वंश की राजधानी विदिशा। विदिशा सबको पता है। आपको विदिशा कहाँ है बेटा? आपको एमपी में, कलिंग उड़ीसा में है, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है और पुरुषपुर पाकिस्तान में आज हो गया। तो कुषाण वंश की राजधानी थी पुरुषपुर, जिसको पेशावर भी कहा जाता है। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान और चेदी वंश की राजधानी थी कलिंग। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है बेटा, और शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 4 मिला लीजिए, आंसर ए। आगे कह रहा बेटा कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में
राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया था। गौ करेंगे, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग कम सुने होंगे, हमको पता है कि न के बराबर जानते होंगे लोग, ये हमको पूरा विश्वास है। एका को जो मारेगा वो अंदाजे में मारेगा, ठीक है, ये क्लियर है। अनुज कुमार कह रहे हैं कि ए होगा, कोई बी कह दो, कोई सी कह दो और कोई डी कर दो। हाँ ए हो गया, जा देंगे। चलिए तो ये समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है बेटा। जीवन का उत्तरार्ध क्या हुआ? जीवन का उत्तरार्ध, मान लिया कि मेरी आयु 100 साल है बेटा, उत्तरार्ध किसको कहते हैं? पूर्वार्ध। मेरी आयु 100 साल है, यदि मेरी आयु 55 साल हो जाए, आधा से अधिक, तो मेरा जीवन का उत्तरार्ध कहलाएगा। अगर 50 से पहले मेरी आयु है 45 साल, तो जीवन का पूर्वार्ध कहलाएगा। जीवन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध समझ गए? अगर आदमी का जीवन काल 100 साल का है, तो इसका आधा 50, माने 50 से पहले का जो आयु होगी वो पूर्वार्ध कहलाएगा, और 50 के बाद जो होगा उत्तरार्ध कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहा कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में, माने आधा जीवन बिता लिया, उसके बाद में अपने पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंप पर, अपना जो राजा था वो आधा जीवन बिता लिया, उसे अधिक तो सत्ता दे दिया अपना बेटा को, और बेटा को सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया, माने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए निकल गया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। वो राजा था मिनांडर। वो राजा कौन था? मिनांडर। गलती टाइप हो गया है, इसको मिनांडर समझिएगा, मिनांडर। वो राजा कौन था बेटा? मिनांडर था। वो राजा कौन था? मिनांडर। आपको पता होगा कि आपको पढ़े होंगे, आपको मिनांडर और नागसेन के बीच आपको वार्तालाप हुई है। आपको नागसेन एक बौद्ध भिक्षुक था, मिनांडर एक यूनानी राजा था, यूनानी। मिनांडर एक यूनानी राजा है। इनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षुक भारत आए थे, इनकी मुलाकात नागसेन से होती है, और नागसेन एक बौद्ध भिक्षुक था। नागसेन ने बौद्ध धर्म के बारे में बताया। अब बौद्ध धर्म के बारे में नागसेन, हाँ, मिनांडर ने जितना क्वेश्चन पूछा उस सब का जवाब दिया। तो दोनों के बीच, यानी मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुई है, उसका वर्णन मिलिंद पन्हो नामक किताब में है। मिलिंद पन्हो एक किताब है बेटा। तो मिलिंद पन्हो के लेखक है नागसेन। मिलिंद पन्हो नामक किताब के लेखक हैं आपको नागसेन। मिलिंद पन्हो नामक किताब के लेखक कौन बेटा? नागसेन। तो मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में आपको मिनांडर और यूनानी राजा मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुई है उसका चर्चा है। तो वो करेंगे, तो मिनांडर ने ऐसा किया था कि अंतिम समय में अपने पुत्र को गद्दी सौंप दिया और अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निकल गया। वो कौन था? मिनांडर। वो कौन था बेटा? मिनांडर। सर जी का लाइव क्लास रहे या ऑफलाइन क्लास रहे, वही पुराना वाला अंदाज रहता। बिल्कुल बेटा, ध्यान देंगे। हम चाहते हैं कि वही अंदाज अपनाएं, कि जिस अंदाज को अपनाने से आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल मेरा, हाँ भाई साहब भारवाला बोलो। ओ भाई कौची लिखता है यार। चलिए गौ करेंगे, आ जाइए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यहां ध्यान दीजिए। कहता कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? अशोक के समय का 14 शिलालेख मिला है। अशोक के समय का कितना शिलालेख? 14 शिलालेख मिला है बेटा। और कौन से शिलालेख में क्या चीज का वर्णन है, यह ऑफलाइन क्लास में जब मौर्य वंश पढ़ाते हैं तो बताते हैं हम। तो कहा किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? माने शिलालेख समझते हैं आप लोग, जो पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिला है, 14 गो करेंगे। तो कौन सा शिलालेख में अशोक का यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, अंतःशाला जहां राजा बैठते हैं, या मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात माने मेरे मंत्री, मेरे धर्म प्रचारक मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। मैंने अशोक काम करिंदे आदमी था। एक कहा कि चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे पत्नी के साथ मैं विश्राम क्यों नहीं कर रहा हूं,
मैं खाते क्यों ना रहूं? मेरे महामात, मेरे मंत्री, अगर जनता की कोई समस्या है तो कभी भी हमसे मिल सकते हैं। ये बातें उन्होंने अपने 6ठे शिलालेख में कहा है, अपने 6ठे शिलालेख में। आंसर कौन होगा? 6ठा। मैंने इनके जमाने का जो शिलालेख था उसको कोडिंग कर दिया गया बेटा, 14 को मिला है। तो प्रथम शिलालेख, द्वितीय कर दिया, इतिहासकार ने ऐसा बना दिया, प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चौथा, पांचवा, छठा। 3 बातें इन्होंने आपको 6ठा शिलालेख में कहा। कौन? अशोक। सबको पता कि मौर्य वंश का प्रतापी राजा कौन था? अशोक। वो हमेशा प्रजा के हित की बात करता था वो, तब ने कहा कि हम कहीं भी रहें हमेशा हम प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं। अब प्रजा का कष्ट अगर होता है तो तकलीफ होती है, वो करेंगे। तो अपने मंत्रियों को कहा कि जब आपको हमसे जरूरत हो तो हम चाहे सोते रहूं, खाते रहूं, कहीं भी रहूं, आके हमसे मिल सकते हैं आप। ये बातें 6ठा शिलालेख में कहा गया है। और 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध, आपको पता है कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुई थी। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया था। यानी कलिंग के युद्ध के हिंसा को देखकर अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया। अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, ये जानते होंगे आप लोग, है ना। आगे चले बेटा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिला का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? शिला नहीं, शिक्षा होगा। आपको टाइपिंग मिस्टेक है, गो करेंगे। यहां पर शिक्षा है बेटा, गो करेंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ये था तक्षशिला बेटा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। मौर्य काल में आपको पता कि तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 750 ईसा पूर्व में राजा तक्ष ने की थी। तक्षशिला में है, आज तक्षशिला पाकिस्तान में है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना चौथी सदी में आपको कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है। आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। एक धर्मपाल, एक गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय आपको बिहार शरीफ में है, और विक्रमशिला भागलपुर के पास। समझ गए? चलिए आगे चलिए, नहीं है आगे बढ़ाइए, आगे। हाँ चलिए, यहां कहा बेटा कि योगाचार एवं वादक विज्ञान को कैसे बढ़ावा मिलेगा, योगाचार करने से, योग करने से क्या क्या फायदा होगा, ये सारा बात का जिक्र जो सबसे पहले प्राचीन काल में किए थे वो किए थे मैत्रेय नाथ। तो योगा नागार्जुन कनिष्क के दरबार का दरबारी लेखक था। एक कनिष्क के दरबार में रहते थे नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन। नागार्जुन ने एक किताब लिखी थी माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन? नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन किया। नहीं, आपको अश्वघोष के बारे में जानते होंगे, इन्होंने बुद्ध चरित्र और सूत्रलंकार, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सूत्रलंकार नाम पुस्तक लिखी। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है। महाकश्यप के बारे में कुछ बोल देते हैं। आपको जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगीर में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। चलिए आ जाइए बेटा, यहां पर देखिए, इधर घटना का नाम है, घटना का नाम इधर है। उस घटना को क्या कहा गया? ये घटना गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो गौतम बुद्ध महाविनस्करण किसको कहा गया? जो गौतम बुद्ध अपने घर का त्याग किए थे, गृह का त्याग, ये भी एक घटना है। गौतम बुद्ध अपने जो गृह का त्याग किए थे बेटा, इस घटना को महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। तो ये हो गया गृह त्याग, मिला लीजिए। संबोधि, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर, जानेंगे गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस घटना को ही संबोधि कहा जाता है। तो वो करेंगे संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्म चक्र परिवर्तन,
जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी गौतम बुद्ध को, तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौ करेंगे सारनाथ में। यह घटना आपको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। तो ये हो गया प्रथम उपदेश। और महापरिनिर्वाण जो इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी एक घटना है। तो इस घटना को भारतीय इतिहास में या बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो सामने सामने मिला दीजिए, 1 2 3 4, है ना। चलिए आ जाइए। परिशिष्ट पर्व, ये जैन ग्रंथ का नाम है। परिशिष्ट पर्व जैन ग्रंथ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता कौन है? माने ये जो जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व, ये जो जैन ग्रंथ है आपको परिशिष्ट पर्व, इसके लेखक कौन है? तो हेमचंद। इस किताब के लेखक कौन बेटा? हेमचंद है, याद रखिएगा। परिशिष्ट पर्व के लेखक कौन? हेमचंद। चलिए, और जैन ग्रंथ से जुड़ा तो कई किताब है। कल्पसूत्र का नाम सुनोगे? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, जिसमें 24 जैन तीर्थकरों का जीवनी है। आपको जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर। 24वें तीर्थकर कौन? तो महावीर। नाम सुनोगे आप लोग? तो 24 तीर्थकर का जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, है ना। एक किताब है आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, बहुत सा किताब है। आचरांग सूत्र भी जैन ग्रंथ है, जो महावीर ने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। महावीर ने जो 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी, उसका वर्णन आचरांग सूत्र में मिलता है। ठीक है, वो करेंगे। और भगवती सूत्र भी जैन ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन? तो भगवती सूत्र। किस बौद्ध ग्रंथ में? बौद्ध ग्रंथ कहेगा तो अंगुत्तर निकाय। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन? तो अंगुत्तर निकाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। आपका बेटा ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख है। आप जानते हैं कि वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जानते हैं आप लोग? आपको ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में देवताओं के स्तुतियों का वर्णन है, सामवेद में गायन वादन का वर्णन है, और यजुर्वेद में यज्ञ करने का नियम है। अथर्ववेद में जादू टोना, भूत पिचाच, प्रेम विवाह, जड़ी बूटी, जानेंगे आपको सबका वर्णन है अथर्ववेद में। ये भी पूछता है आपको, अथर्ववेद में आपको आलतू फालतू चीज है, जादू टोना, भूत पिचास, जानेंगे जड़ी बूटी से संबंधित औषधि, प्रेम विवाह, ये सब अथर्ववेद में। तो क्या करेंगे, आपको ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकर के बारे में भी चर्चा है। वो है अरस्ती नेमी और, जानेंगे आपको अरस्ती नेमी और पार्श्वनाथ। नहीं, गलती लिखा हुआ है। तो करेंगे यहां पर अरस्ती नेमी और ऋषभ देव होगा, ये गलती लिखा हुआ है। ऋषभ देव, ऋषभ देव होगा बेटा। ऋग्वेद में जिन 2 तीर्थकर का नाम मिलता है बेटा, वो है अरस्ती नेमी और ऋषभ देव। ये ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकर का नाम मिलता है। अरस्ती नेमी को कृष्ण भगवान का निकटतम संबंधी माना गया है। अरस्ती नेमी को कृष्ण भगवान का निकटतम संबंधी माना गया है। तो ऋग्वेद में ऐसे जैन तीर्थकर तो 24 गो, तक किन 2 जैन तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो आंसर होगा अरस्ती नेमी और ऋषभ देव। ऋषभ देव, ऋषभ देव बेटा, है ना। आगे चले। फिर कह रहा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र का मतलब होता है जैन लोगों का तीर्थ स्थान। यहां पर सिद्धि की प्राप्ति हुई थी पार्श्वनाथ को। आपको पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें, और महावीर 24वें थे। जानेंगे पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प फन। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प फन, जानते हैं आप लोग? सर्प फन समझ जाइएगा आप लोग। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपको सम्मेत पर्वत पर। सम्मेत पर्वत है छोटा नागपुर में, और छोटा नागपुर है झारखंड में, और झारखंड है इंडिया में, इंडिया है एशिया में, एशिया है विश्व में, है ना। तो वो करेंगे, तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेत पर्वत पर बेटा। डालेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी सिद्धि प्राप्ति हुई। तो सिद्धि क्षेत्र किसको माना गया? सम्मेत पर्वत को, क्योंकि सम्मेत पर्वत पर ही इनको ज्ञान की प्राप्ति 83 दिन तक घोर तपस्या करने के पश्चात मिली थी।
पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति 83 दिन तक घोर तपस्या करने के पश्चात सम्मित पर्वत पर मिली थी, या सम्मित पर्वत के शिखर पर, इन चोटी पर मिली थी। इसलिए जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, इनको सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। आ जाइए, किसे एशिया की रोशनी, सब लोग जानता होगा, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध। क्यों कहा जाता है जानते हैं आप लोग? क्योंकि ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई, डरेंगे तो अपना ज्ञान को फैलाया पूरा एशिया में, अपने ज्ञान को पूरा फैलाया पूरे एशिया में, सबको ज्ञान उपदेश दिए समाज कल्याण के लिए, इसलिए इनको एशिया की रोशनी कही जाती है। आपको पूरा प्रकाश पूरा एशिया में फैला दिया, प्रकाश माने ज्ञान, यहां समझेंगे। एशिया की रोशनी किनको? आपको गौतम बुद्ध को। वही गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था बेटा, लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल में है। इनके पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया। ठीक है, आ जाइए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ठीक है, इनका प्रथम शिष्य इनके दामाद थे। महावीर का प्रथम शिष्य इनके दामाद, और दामाद का नाम था जामाली। इनके दामाद का नाम क्या था बेटा? जामाली। आंसर कौन होगा? ए वाला। क्योंकि महावीर की पत्नी यशोदा थी, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। यशोदा और यशोधरा समझिएगा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा बेटा। यशोदा के गर्भ से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी। जिसका नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी। आपको महावीर की पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी। अनुज्या प्रियदर्शनी का शादी हुआ जामाली के साथ। तो नीचे इनकी बेटी है, अब बेटी का शादी इनके साथ, इनका दामाद हो गए, और इनका पहला शिष्य इनका दामाद ही बन गए। ठीक है, तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, और महावीर के बाबूजी का नाम जानते हैं? सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आ जाइए, आज का अंतिम क्वेश्चन है बेटा, हाइडे स्पीच होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है आपका। हाइडे स्पीच को वितस्ता भी कहते हैं। वितस्ता की नदी है झेलम, यह लिखा है आधुनिक नाम झेलम, माने झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था। का युद्ध हुआ था 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच? आपको पता है कि यूनान का एक राजा था सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं। सिकंदर बचपन में स्वप्न देखा था विश्व विजेता बनने का, कि दुनिया पर मेरा राज्य हो। दुनिया पर खाली कहे से हो जाएगा कि दुनिया को पहले जीतेगा तब ना। लेकिन बचपन में ये विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखा था सिकंदर महान, यूनान वाला। ठीक है, तो इस स्वप्न को पूरा करने के लिए दुनिया के कई देशों पर अटैक करने लगा। तो इस स्वप्न को पूरा करने के लिए भारत पर भी अटैक किया 326 ईसा पूर्व में। भारत पर अटैक किया था सिकंदर 326 में। जब अटैक किया तो भारत के कह सकते उत्तर पश्चिम क्षेत्र से घुसा था। ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से घुसा था भारत में, पंजाब में। अब पंजाब के उसमें राजा थे पोरस। पंजाब के राजा कौन थे बेटा? पोरस। तो जब सिकंदर अपने सैनिकों के साथ अटैक किया इंडिया में, तो ये इस क्षेत्र के राजा थे पोरस, भिड़ गए। अपना क्षेत्र में कोई घुसने देगा? तब सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, यही झेलम नदी के तट पर। यही कहलाता है हाइड्रोस्पीस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। ये युद्ध किसके किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, एक और है। अच्छा, एक और क्वेश्चन और बेटा गौ करेंगे। आपको अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आपको एक नंद राजा थे, आपको महापद्म नंद, उन्होंने एक नहर खोदवाई थी कलिंग में। कहा बेटा? कलिंग में। आपको नंद वंश के अंतिम राजा थे घनानंद, पता है आपको? वो करेंगे। आनंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। तो नंद राजाओं ने आपको एक नहर खोदाई थी। इसका प्रूफ मिलता है अभिलेख से, कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला है, वही अभिलेखीय साक्ष्य हुआ, प्रमाण। साक्ष्य माने प्रमाण। कुछ ऐसा प्रमाण मिला है जिसे पता चलता है कि नंद वंश के राजा आपको कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है बेटा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ तक आपको
उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा। रेगुलर क्लास करें। कल सबको पता कि मॉर्निंग में करंट अफेयर चलेगा। सैटरडे करंट अफेयर चलता है बेटा आपका यहाँ, आपको 2-2.5 घंटा का चलेगा। पेट्रोल उट्रोल डाल के आइएगा ताकि डिस्टेंस कवर हो सके, ठीक है। तो कल सुबह सब लोग जरूर हाजिर होंगे। आपको मॉर्निंग में 6:15 बजे हम छोड़ते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत।